क्या हाथों में दोधारी तलवार लेकर घूम रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? क्या उत्तर प्रदेश में एक जाति को खुश करने में बीजेपी का भट्ठा बैठाने का प्लान बना लिया है यूपी के मुख्यमंत्री ने? क्या यूपी के मुखिया ने ऐसी चाल चल दी है कि दिल्ली में बैठी गुजराती जोड़ी को समझा नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? आखिर सन्नाटा क्यों है? कहां तो चर्चा चल पड़ी थी सीएम बदलने की, मगर पिछले कुछ दिनों से योगी राज में चर्चा का विषय पूरी तरह से पलट चुका है और चर्चा अब हिंसक रूप ले चुकी है। सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं चाकुओं से, तो कहीं यूपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कर्णी सेना को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक तगड़ा वाला बयान दिया है, यानी सपाई खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आओ हम भी तैयार हैं कबड्डी खेलने को, देखते हैं किसमें कितना है दम। तो सवाल है कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है? क्या यूपी में कोई कानून व्यवस्था है? पुलिस नाम की कोई चीज है? क्या योगी आदित्यनाथ एक जात की राजनीति को लेकर चल रहे हैं और उसी आपदा में अखिलेश यादव ने कई जातियों के साथ मुसलमानों को एकजुट करने का अवसर ढूंढ लिया है? पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह की खतरनाक, भयावह और चिंताजनक राजनीति देखने को मिली है, आइए उसी मामले पर बात करते हैं। राजनेताओं के लिए भले ही ये कुर्सी मजबूत करने का माध्यम हो, मगर आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए शुरुआत में ही इसको निपटा लिया करिए। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आज देश का माहौल जैसा भी है, इसके लिए सबसे पहले अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है गोदी मीडिया। यदि वो ईमानदार होता तो स्थितियां ऐसी बिल्कुल न होती। मुसलमान तो बहाना है, असल में दलित पिछड़ा ही निशाना है। अखिलेश की सियासत को समझने वाले यही नारा देते हैं और सच्चाई यही है कि जिस फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ था, जिनकी कहानी सुनकर कलेजा कांप जाता है, उसी फूलन देवी को एक ठाकुर ने गोली मारी थी और अब एक ठाकुर मुख्यमंत्री के राज में अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। दलितों, पिछड़ों के सामने सवाल वक्फ का था, लेकिन निशाने पर वे खुद आ गए। जब से वक्फ कानून संसद से पास हुआ है, उत्तर प्रदेश धधक रहा है। मुसलमान के तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी योगी ने शिकंजा कस दिया। जिन लोगों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ का विरोध किया, उन्हें नोटिस भेज दिया गया। 10-10 लाख रुपए बॉन्ड भरवाने की बात कही गई। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया और योगी ने अपने कलेक्टरों से कहा कि वक्फ की जमीनों की पड़ताल करो, कहीं अवैध कब्जा तो नहीं। और ये काम यूपी में चल रहा है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जिन मुसलमानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं है, उसी उत्तर प्रदेश में तलवारें क्यों लहराई जा रही हैं और कैसे लहराई जा रही हैं? एक सांसद को मारने की बात क्यों कही जा रही है? एक पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया की हत्या की बात क्यों कही जा रही है? हजारों की भीड़ जुट जा रही है, वो भी पहले से ऐलान करके। मुख्यमंत्री का किसी एक जाति के हैं, क्या वो सबके नहीं है? योगी और मोदी के खिलाफ एक शब्द बोलने वालों को भी उठा लेने वाली पुलिस के हाथों में क्या चरणामृत जमा हुआ है, जो कानून व्यवस्था को तलवार की नोक पर लहरा दिया जा रहा है? मुसलमान अगर काली पट्टी भी बांध लेते हैं तो सत्ता के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वही सत्ता कर्णी सेना को सरेआम तलवार लहराने की अनुमति दे देती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मार देने की बात की धमकी देने वालों को छूट देती है। सवाल यह है कि आखिर कर्णी सेना वालों तक मीडिया का माइक कैसे पहुंचा? उन्हें गोदी मीडिया पर किसने बिठाया? क्या योगी ने या मोदी ने? ये कौन सी सरकार है जो एक दलित सांसद की जान के पीछे पड़े लोगों को सह दे रही है? ये प्रदर्शन किसके कहने पर, किसके सह पर हो रहे हैं? जब सूबे का मुखिया ताल ठोक के कहता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया गया है, तो फिर ये रक्त बीज कहां से पैदा हो गए जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं? क्या योगी को इस बात का अंदाजा है कि अगर अखिलेश को कुछ हो गया तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? आगरा की सड़कों पर तलवारें लहरा रही हैं। अगर उसके खिलाफ, अखिलेश के समर्थन में लोग उतर जाए तलवार लेकर, तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ यही चाहते हैं? 12 अप्रैल 2025 को आगरा में जो कुछ हुआ वो बताता है कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यूपी में कानून व्यवस्था पतन की ओर है। और जब कोर्ट टिप्पणी कर दे तो फिर कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। आगरा में कर्णी सेना के साथ 40 अन्य क्षत्रिय संगठनों ने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन किया और ये मौका था राणा सांगा की 543वीं जयंती का। लेकिन ये रैली सिर्फ जयंती मनाने के लिए नहीं थी। इसका मकसद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करना था, समाजवादियों को चैलेंज करने का नजर आता है। दरअसल रामजी लाल सुमन ने बाबर और औरंगजेब के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किए जाने पर सवाल उठाया था और संसद में कहा था कि बाबर को हिंदुस्तान किसने बुलाया था, किसने उसे न्योता दिया था, और जिन लोगों ने न्योता दिया क्या वे देश के गद्दार नहीं है? रामजी लाल सुमन के इसी बयान पर आग भड़की और कर्णी सेना वाले आगरा को कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र बनाए बैठे हैं। सवाल फिर से वही है कि आगरा में कैसे कानून व्यवस्था के खिलाफ नंगा नाच हो रहा है। करणी सेना की रैली में हजारों की भीड़ जुटी। पीले और केसरिया स्कार्फ पहने करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तलवारें, भाले और लाठियां लहराई। कुछ ने तो डबल बैरल बंदूक भी दिखाई। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ दी गई। माहौल इतना गर्मा गया कि आगरा में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। और फिर इस रैली में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक बयान ने सबको चौंका दिया, योगी के शासन पर सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल एक प्रदर्शनकारी ने ऑन कैमरा खुलकर कह दिया कि अखिलेश यादव को मैं खुद गोली मार दूंगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी। सवाल यह है कि आखिर ये हिम्मत कहां से आई? क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, राजनीतिक षड्यंत्र? सवाल यह भी है कि आखिर ऐसे हालात बनने क्यों दिया गया कि आगरा में डबल बैरल बंदूकें लहराई जाएं और उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए? फिर याद आता है कि करणी सेना मुसलमानों की सेना थोड़ी न है, वरना अब तक तो बुलडोजर चल गया होता। आगरा के डीसीपी सोनम कुमार ने कहा कि 24 जगहों पर बैरिकेडिंग थी। मेरठ, झांसी और मैनपुरी से अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई थी और माहौल इतना गरमाया हुआ था कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर रैली को रोका गया। मगर सवाल सबके मन में था कि यह सब हो कैसे रहा है? क्या रामजी लाल सुमन का बयान इतना गलत था या फिर इसे जानबूझकर तूल दिया गया? अगर सपा सांसद का बयान गलत है तो क्या मुसलमानों को बाबर की औलाद कहना सही है? रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था? 21 मार्च 2025 की तारीख थी। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में कहा कि अगर मुसलमानों को बाबर का वंशज कहते हो तो क्या राणा सांगा को गद्दार नहीं कह सकते, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था? रामजी लाल तो मुसलमानों के खिलाफ चल रही बयानबाजी का जवाब दे रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे। मगर इस दौर में मुसलमानों के लिए बोलना गुनाह है, आप भी जानते हैं। सपा सांसद का कहना था कि अगर इतिहास के आधार पर किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जाएगा तो सबके इतिहास की पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन इस बयान ने राजपूतों को आहत कर दिया। सुमन के बयान के बाद आग भड़क उठी। 26 मार्च को करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे। वहां तोड़फोड़ हुई, नारे लगे। हिंदू महासभा ने तो सुमन की जीभ काटने वाले को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ इतने सालों से पूरे सिस्टम द्वारा मुसलमानों को बाबर की औलादें, औरंगजेब की औलादें बुलाया जा रहा है, मगर उन्हें बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो उस बात से चिढ़ते ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते। उन्होंने कभी उसी आगरा में प्रदर्शन नहीं किया इस बात को लेकर जहां औरंगजेब के पिता का बनवाया हुआ ताजमहल है, आगरा का किला है, जिसका कमाया हुआ आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार खाती है, खिलाती है, जो करोड़ों का माल उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार को देता है। मगर राजपूतों को बुरा लग गया। सवाल ये भी है कि अगर यूपी में योगी की जगह कोई दलित सीएम होता तब भी करणी सेना वाले प्रदर्शन करते क्या? वैसे चुप तो अखिलेश भी नहीं है। वो इस खेल के पीछे के चेहरे को समझते हैं और जानते हैं कि करणी सेना को नचा कौन रहा है। तभी तो कह दिया कि करणी सेना दरअसल बीजेपी का जत्था है और ये सब योगी सरकार की सह पर हो रहा है। इटावा में अंबेडकर जयंती पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर हमारे सांसद या कार्यकर्ता का अपमान होगा तो सपा चुप नहीं बैठेगी। ये सेना वेना सब नकली है, बीजेपी इनके जरिए अपनी सियासत चमकाना चाहती है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि वो रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं और ये भी कहा कि सुमन का बयान संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है तो इसे मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश इस मामले को दलित स्वाभिमान से क्यों जोड़ रहे हैं? सपा ने इस विवाद को ठाकुर बनाम दलित की सियासत में बदल दिया है। रामजी लाल सुमन दलित समुदाय से आते हैं। अखिलेश को लगता है कि रामजी लाल सुमन का बयान मुसलमानों और दलितों के खिलाफ चल रही बयानबाजी का जवाब था। मुलायम सिंह के दोनों भाई और पार्टी के दिग्गज नेता राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव भी सुमन के समर्थन में आगरा पहुंचे थे। सपा कार्यकर्ताओं ने करणी सेना को खुली चुनौती दी थी कि वे इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। सपा की यह रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में कामयाब रही थी। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले ने 37 सीटें दिलाई। लेकिन क्या ये 2027 में भी काम करेगा? क्योंकि यूपी में जो कुछ चल रहा है वो 27 की जंग के लिए हो रहा है। करणी सेना के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन से पहले योगी ने वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए कलेक्टरों को आदेश दिया था और अवैध कब्जों की पड़ताल का निर्देश दिया था। सवाल यह है कि क्या ये जांच निष्पक्ष होगी या इसका इस्तेमाल किसी खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए होगा? विपक्ष का आरोप है कि योगी ठाकुर वोटरों को साधने के लिए करणी सेना को छूट दे रहे हैं, क्योंकि जाटव सेना, यादव सेना और कोई मुस्लिम संगठन ऐसा करता तो क्या प्रशासन इतना ही नरम रहता? तो फिर करणी सेना को ये खुली छूट क्यों? क्या ये सब कुछ 2027 की सियासत का हिस्सा नहीं है? नहीं लगता है। यूपी में राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन का बयान अब ठाकुर बनाम दलित की सियासत में बदल गया है। करणी सेना और राजपूत इसे ठाकुर गौरव से जोड़ रहे हैं। उसके लिए राणा सांगा सिर्फ एक राजा नहीं
नहीं बल्कि पहचान का प्रतीक हैं। अखिलेश को गोली मारने की बात करने वाले करणी सेना के कार्यकर्ता ने कहा कि अगर कोई मेरे बाप को गोली मार देगा तो मैं क्या चुप रहूंगा। और उसी रैली में वो व्यक्ति भी था जो खुद को दीपक पंडित कह रहा था, दावा कर रहा था कि उसने चंद्रशेखर राणा पर गोली चलाई थी। अब उसी शख्स ने रामजीलाल सुमन को गोली मारने की धमकी दी है। योगी आदित्यनाथ बताएं कि आखिर उनके राज में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। अब आप समझिए कि राणा सांगा को लेकर किस तरह की सियासत हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ सपा इसे दलित स्वाभिमान का मुद्दा भी बना रही है। रामजीलाल सुमन दलित हैं और बसपा से दलित नेताओं को टूटकर समाजवादी पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो समझ लीजिए कि दलितों का रुझान किधर होगा। रामजीलाल सुमन ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी और कह दिया कि मैंने जो कहा वो सही है और न ही सपाई इस पर झुकने को तैयार है। अखिलेश को लगता है कि रामजीलाल सुमन के बयान को जितना बड़ा मामला बनाया जाएगा, मुसलमानों तक संदेश जाएगा कि जो हो रहा है वो उनके लिए बोलने के चलते हो रहा है, और दलित को मैसेज जाएगा कि देखो एक दलित सांसद ने बयान दे दिया तो उसे मारने पर उतारे हो ये लोग। योगी के जात भाई कानून व्यवस्था को तलवार की नोक पर लहरा रहे हैं। आगरा हमेशा से दलित सियासत का गढ़ रहा है। यहाँ अम्बेडकर से लेकर कांशीराम ने अपनी सियासत को मजबूत किया। दलित आगरा की सियासत में निर्णायक है, उनका वोट खेल पलट सकता है और आगरा कभी बसपा की सियासत का गढ़ भी रहा है। यूपी के सीएम को यह भी याद रखना चाहिए कि दलितों की सियासत बीजेपी के खिलाफ यदि इकट्ठा हुई तो उनके गोरखपुर जाने का टिकट भी समय से पहले कट सकता है। 2022 में अखिलेश अकेले पड़ गए तब पीडीए का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन विधानसभा की जंग हारने के बाद अखिलेश को समझ आ गया कि ऐसे बात नहीं बनेगी। 2024 की जंग से पहले उन्होंने पीडीए बनाया और कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को धोबी पछाड़ दिया। अखिलेश के लिए पीडीए की रणनीति कामयाब रही। 37 सीटों पर जीत ने साबित कर दिया कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए रामजीलाल सुमन के मामले पर अखिलेश झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह विवाद पीडीए को और मजबूत करने वाला है। क्योंकि योगी के खिलाफ ठाकुरवाद का परसेप्शन बन चुका है और उनके खिलाफ बाकी जातियों की गोलबंदी अखिलेश के पक्ष में हो रही है। संसद में अमित शाह ने भले ही कह दिया हो कि योगी रिपीट होंगे, लेकिन मोदी और शाह को पता है कि दलितों और पिछड़ों के बिना यूपी में नैया पार नहीं होगी। और ये योगी से बेहतर कोई नहीं जानता कि अमित शाह के साथ उनके कैसे संबंध है। दुनिया के सामने अमित शाह और नरेंद्र मोदी का बयान बिल्कुल अलग होता है और पर्दे के पीछे जब राजनीतिक चालें चली जाती हैं तब मोदी शाह एकदम अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। जब प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी को गोली मारने वाले गोडसे को राजभक्त बताया तो मोदी ने कहा कि मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। और बाद में उसी प्रज्ञा ठाकुर के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं, कौन सी सजा मिली। तो अमित शाह भले ही संसद में कह दें कि योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे, मगर मोदी शाह को पता है कि योगी उनकी राह का रोड़ा है। मोदी के बाद बीजेपी का बॉस कौन होगा। करणी सेना की लहराती तलवारों को यूपी में ऐसे भी देखना होगा कि कहीं ये दोधारी तलवार की तरह साबित न हो जाएं। बीजेपी आला कमान अभी तो चुप है, न तो करणी सेना की निंदा की गई है और न ही रामजीलाल सुमन के बयान के खिलाफ मोदी और शाह ने कुछ कहा है। ऐसा लगता है कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वैसे ये पूरा विवाद बटोगे तो कटोगे वाले योगी के नारे की हवा निकालने वाला है, क्योंकि हिंदू एकता सिर्फ जनरल कास्ट के वोटों के दम पर नहीं बनेगी। वाराणसी में सपा नेता हरीश मिश्रा पर करणी सेना के कथित कार्यकर्ताओं का हमला बताता है कि नफरत की आग में ब्राह्मण भी सेफ नहीं है। अगर वे बीजेपी में नहीं है तो बहुत खतरा है। हरीश मिश्रा लंबे समय से बीजेपी और मोदी सत्ता के खिलाफ बोलते रहे और उन पर हमला बताता है कि विपक्ष के साथ जो है वो सेफ नहीं है। हालांकि ये बात हमने पहले भी कहा है कि जो इनके साथ है वो सेफ है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या फिर मुसलमान ही क्यों ना हो। जो इनके साथ है वो सेफ है। जो विपक्ष में है, चाहे वो अपनी जात का हो, चाहे अपने धर्म का हो, कुछ भी हो, वो सेफ शायद नहीं रहेगा। सवाल यह है कि योगी करणी सेना को रोक क्यों नहीं रहे हैं, जबकि वे खुद कहते हैं कि यूपी में कानून का राज है। तो कानून का राज क्या करणी सेना के हाथों से चल रहा है। करणी सेना की रैली ने उनके दावों की पोल खोल दी है। तलवारें लहरा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं और प्रशासन चुप है। और ये बतौर सीएम योगी की इमेज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। योगी ने राणा सांगा की जयंती पर उन्हें नमन तो किया, लेकिन ये नहीं कहा कि राणा सांगा सबके हैं। सपा नेता राजकुमार भाटी ने योगी और अखिलेश सरकार की 2 तस्वीरें लगाकर लिखा कि जब अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो युवाओं को लैपटॉप बांट रहे थे, अब योगी मुख्यमंत्री हैं तो वो युवाओं को तलवार और त्रिशूल बांट रहे हैं। अखिलेश यादव छात्र छात्राओं को सम्मानित करते थे, योगी कावड़ियों के ऊपर फूल बरसवाते हैं। अखिलेश प्रदेश को एम्बुलेंस और पुलिस को पीसीआर दे रहे थे, योगी अयोध्या और काशी में दिए जलवाते हैं। सवाल यह है कि योगी के खिलाफ ये जो परसेप्शन बन रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या खुद योगी जिम्मेदार नहीं है। यूपी का सियासी इतिहास हिंसा से भरा रहा है। 2001 में फूलन देवी की हत्या ठाकुरों के हाथों हुई थी और अब अखिलेश को धमकी दी जा रही है। फूलन देवी अति पिछड़े समाज यानी मल्लाह थी और अखिलेश यादव हैं जो पिछड़ों से आते हैं। तो क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई पैटर्न है। योगी को साबित करना होगा कि उनका कानून का राज सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, खाली प्रचार तक नहीं है। राणा सांगा किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। वो जो भी थे, जैसे भी थे, पूरे देश के थे। वे जितने हिंदुओं के हैं उतने ही इस देश के मुसलमानों के भी हैं, क्योंकि इस देश के लोगों की पहचान हिंदू मुसलमान से नहीं नागरिक होने के तौर पर है। राणा सांगा के नाम पर सियासत बंद होनी चाहिए तो बाबर और औरंगजेब
औरंगजेब के नाम पर भी मुसलमानों को चिढ़ाना बंद होना चाहिए। यूपी को भाईचारा चाहिए, खून की प्यासी तलवारें और धमकियां नहीं। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।